राज्यसभा टेलीविजन की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और हमारे साथ एक खास पैनल यहां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा पर बात करने के लिए मौजूद है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण और विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव एम्बेसडर राजीव सीकरी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं राजीव सीकरी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा कि अब लगभग सब कुछ हो गया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया, बाद में जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गया और विदेश सचिव सुजाता सिंह ने ये इस पूरी यात्रा के बारे में जानकारी भी दे दी। अब जो कुछ हो रहा है वो मेरे ख्याल में कुछ रस्म अदायगी है और जो कुछ होना था यानी भारत अमेरिकी संबंधों के बारे में वो सब कुछ हो चुका है। आपने ज़ाहिर जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा होगा, किस रूप में देखते हैं आप, क्या हासिल हुआ इस यात्रा का? मैं समझता हूं कि जैसे कल दोनों नेताओं ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब एक हमारे रिश्ते जौन से हैं तीन चार मुद्दों के, एक नेचुरल ग्लोबल पार्टनरशिप, नई पीढ़ी नए ऊंचाई पर पहुंच गई है और आपसी विश्वास बढ़ गया है। ओबामा साहब ने ठीक ही कहा कि इसमें कुछ सिंबॉलिक भी था और सब्सटेंशियल प्रोग्रेस भी हुआ। सिंबॉलिक तो हमें पता है, रिपब्लिक डे में आए, उनको चीफ गेस्ट बनाया गया वगैरह। सब्सटेंशियल जहां है उसमें मैं समझता हूँ तीन चार मुद्दे हैं। पहला तो न्यूक्लियर का मामला है, वो तय हो गया। कई सालों से ये फंसा हुआ था, गले में फंसी हुई हड्डी की तरह था, वो निकल गया है। दूसरा डिफेंस पर बहुत आगे बढ़े हैं। हमें पूरी डिटेल्स नहीं पता है क्योंकि जो से नया एग्रीमेंट साइन हुआ है वो अभी सार्वजनिक रूप से हमें पता नहीं है। जो भी हमें थोड़ा बहुत पता चला है, मैं समझता हूँ कि आगे काफ़ी बड़ा होगा और इसलिए होगा, और ये तीसरी बात मैं ला रहा हूँ कि वो जो से जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर एशिया पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। डिफेंस आगे नहीं बढ़ सकता जबकि आपकी एक कॉमन स्ट्रेटेजिक विजन ना हो, वो हमने देखी है। इसलिए और चौथी बात जो कि आने वाले महीनों में कुछ हमें दिखेगी वो है क्लाइमेट चेंज। उस पर काफ़ी बातचीत हुई और दोनों ने कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक एम्बिशियस एग्रीमेंट पेरिस में हो। ये तीन चार बातें। चिंतामणि महापात्र साहब, कल से हम आपके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं इस यात्रा पर, राष्ट्रपति बराक ओबामा की क्या कुछ हासिल होने वाला है, क्या कुछ हासिल हुआ। अब जबकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? जो एम्बेसडर राजीव सीकरी साहब कह रहे थे उससे सहमत है या कुछ अलग हट के कहना चाहेंगे? एम्बेसडर सीकरी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर कुछ जोड़ना चाहता हूँ उसमें। जी, बार बार हम वही न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, डिफेंस सिक्योरिटी बात करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हाईलाइट होके नहीं आया है, हेडलाइंस नहीं बनाया, बट बहुत महत्वपूर्ण है। जी, एक तो है, एक नया हेल्थ सिक्योरिटी डायलॉग शुरू होने वाला है और जितने भी पैंडेमिक डिजीजेस हो, जैसे इबोला हो या सार्स हो, कैसे एड्रेस करें, उसी के ऊपर भी बातचीत होंगे। दूसरी बात यह है, एजुकेशन को लेके जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, वही एजुकेशन को लेकर दोनों देशों में जो समझौता भी हुआ है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात है, कुछ नए नए चीज़ वो जॉइंट स्टेटमेंट में हमने जो देखा है, पहले कभी नहीं हुआ करता था। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉल ए स्पेड, हम किसी का नाम नहीं लेते थे। और ये जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे, जिस तरह से जितने भी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में है सबका नाम है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या दाऊद इब्राहिम का कंपनी हो या आपका लश्कर तैयबा हो, अल-कायदा से लेके ISI, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। और एक नया चीज़ देखने को मिला है, नॉन प्रोलिफरेशन एरिया में कैसे दोनों देश आगे बढ़ें, साफ साफ ईरान के बारे में और नॉर्थ कोरिया के बारे में भी वहाँ लिखा गया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री ने ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम अभी पूरे ग्लोबल एरिया में एक रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इंडिया साउथ एशिया में सीमित नहीं है। मैं आता हूं आपके पास प्रोफेसर महापात्रा। भारत भूषण साहब, अभी हमारे दो मेहमानों ने इस समझौते की
बुनियादी बातें बताई, क्या अचीव किया हमने, क्या हासिल किया, उसके बारे में बताया। लेकिन एक चीज़ अमेरिकी प्रेस में, एक तो इस दौरे की कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि साहब लेम डक गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति बराक ओबामा, और उनके साथ जो ये बातचीत हो रही है, समझौते हो रहे हैं, इनके कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, लेम डक है वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज के बारे में। लेम डक उस प्रेसिडेंट को कहते हैं जो कोई लेजिस्लेशन यूएस कांग्रेस से पास न करवा पाए। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में उनकी जो फ्रीडम है वो अभी पूरी तरह से बरकरार है। अमेरिका जो चाहता था शायद उस हद तक उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। अगर वो चाहते थे कि जैसे चीन के साथ क्लाइमेट चेंज के ऊपर ट्रीटी हो गई है, भारत भी मान जाए कि हम कार्बन एमिशंस कम कर देंगे, हमारा पीकिंग ईयर 2030 होगा या 2035 होगा जैसे चाइना की तरह, उसके बाद हम कार्बन एमिशंस कम करेंगे। हो सकता है वहां पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, लेकिन भारत ने उनको ये भरोसा तो दिया है कि हम आपके साथ काम करेंगे ताकि पेरिस में जब क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट होगा 10 महीने बाद उसको हम कंप्लीट कर सके। तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो। जहां तक भारत का सवाल है, दो बड़ी उपलब्धियां हैं जो एम्बेसडर सीकरी ने पहले आपसे कही। एक, न्यूक्लियर डील में जो रुकावट थी न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ के कारण, वो रुकावट लगता है दूर हो गई है, लगता है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसको समझने में अभी अमेरिकियों को भी समय लगेगा, अमेरिकी कंपनियों को समय लगेगा, और भारत के जो सप्लायर्स है, ऑपरेटर्स है, उनको भी समझ में आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब डिटेल्स पता लगेंगी तभी वो पता लगेगा। लेकिन एक बड़ी रुकावट थी जो दूर हो गई है। दूसरा जो हुआ है वो है डिफेंस के मामले में। डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव 10 साल के लिए बढ़ ही नहीं गया है। उसमें 4 प्रोजेक्ट्स आपने ले लिए हैं जो पायलट प्रोजेक्ट है, देखते हैं कि इसमें कैसा चलता है, फिर आगे देखेंगे। पर उससे इंपॉर्टेंट ये है कि एक डेडिकेटेड रैपिड एक्शन टीम बनाई गई है जो देखेगी कि इसको डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि उसके ऊपर फोकस बढ़ गया है। और काउंटर टेररिज्म के ऊपर उन्होंने कहा है कि जो इंडिया यूएस कोऑपरेशन होगा, इट शुड बिकम द डिफाइनिंग एग्रीमेंट ऑन काउंटर टेररिज्म इन द 21st सेंचुरी। मतलब कि वो उसमें गहरा भी होगा, एक्सटेंसिव भी होगा, और सारी दुनिया को दिखाएगा ये कोऑपरेशन कैसे हो सकता है। और चिंतामणि महापात्रा जी ने, प्रोफेसर साहब ने जैसा कहा कि पहली बार उन्होंने नाम लिया है लश्कर तैयबा का, जैश ए मोहम्मद का, डी कंपनी का और हक्कानी नेटवर्क का, ये दिखाने के लिए कि भारत और अमेरिका टेररिज्म के साथ, टेररिज्म के खिलाफ साथ साथ खड़े हैं। ये बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी जॉइंट स्टेटमेंट है। अगर आप उसमें जाएंगे तो करीब उसमें 60-70 चीजें निकल आएंगी। जी, मैं देख रहा था कि इतना बड़ा जॉइंट स्टेटमेंट, उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि बड़ा कंफ्यूजन भी नजर आ रहा है उसमें। कंफ्यूजन किस चीज में नजर आ रहा है? नहीं, इतनी सारी चीजें कही गई हैं जो ये मेरे सामने है, 7-8 पेज का, आमतौर पे 2-3 पेज से ज्यादा का नहीं होता है। इतना बड़ा जॉइंट स्टेटमेंट मैंने पहली बार देखा है। जी, मैंने भी पहली बार देखा, लेकिन इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि सितंबर 2014 में जब मुलाकात हुई थी, उसके बाद ऐसा नहीं है कि दोनों साइड चुप बैठ गए, रिटायर होके बैठ गए, कॉफी ब्रेक ले ली, कि उसमें क्या क्या काम हुआ है वो दिखाया गया है, और आगे क्या क्या काम होगा वो भी दिखाया गया है। नई चीज ये है, जैसा कि उन्होंने कहा कि ईरान के बारे में, नॉर्थ कोरिया के बारे में, जिन देशों का जो इश्यूज हमारे बायलैटरल इश्यूज नहीं है, जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उस पे मेंशन किया है। But I'll just interrupt you for a minute because live on our screens right now, we'll just tell our viewers, these are visuals from the president's at home at Rashtrapati Bhavan, and a whole host of dignitaries would be coming in over there, including the American president as well as the Indian Prime Minister, apart from other dignitaries. So, I'm sorry, Bharat, so please continue. No, I was merely saying that I found it rather strange that Iran has been mentioned in the joint statement, because personally, I believe that the nuclear issue of Iran is not a bilateral issue between US and India, nor is it a trilateral issue between Iran, US and India. So mentioning it basically suggests that India stands firmly with America on its initiative to ensure that Iran's nuclear programs remains peaceful and emphasizes criticality. Which is, at one level is unacceptable. You know, we don't want other countries to go nuclear. Right. On the other hand, to single out a friendly country like Iran in this manner may not go down well in Tehran. It may go down very well elsewhere, but not in Tehran. And I wouldn't compare it with North Korea, because with North Korea we don't have the same kind of relationship as we have with Iran.
All right. Ambassador Sikri, just a quick statement because, I mean, as Bharat sir was mentioning also, Prime Minister Modi's criticism in his US trip was the fact that where are the deals, what is the substance that has come out of it? And 10 pages of substance is what it seems to have come out of it finally. Yes, you know, you mentioned about the long joint statement. 3 pages detail all that has been done since September. And the idea is to show that we are very focused in this relationship. We want to take it forward. But as President Obama said, it will take time and patience. I want to just flag 2 points. One on counterterrorism. The agreement that the two sides will work towards an agreement to share information on known and suspected terrorists. Now, if that comes about, then the Americans will share information with us on terrorists who we are interested in and vice versa. That I think is important. Also, please note that there is going to be a hotline not just between the President and the Prime Minister, but between the two national security advisors. So they will be discussing counterterrorism and intelligence matters. So this is one aspect. The second is that the strategic vision document is important because it draws attention to the fact that we have a common strategic vision. There is focus on the East Asia Summit as the mechanism for security, on the trilateral India-Japan-USA thing. I'll just interrupt you for a minute because on the screens right now, one could see Indian Prime Minister Narendra Modi walking in to the Rashtrapati Bhavan at the at-home that the President is hosting after the Republic Day. Continue, Ambassador Sikri. And I think it is important that the United States has given its green signal to India's membership of APEC because that paves the way for India's eventual joining the TPP, the Trans-Pacific Partnership, which is being negotiated there. And that's a very important development because if that comes about and there is a transatlantic partnership and India is out of both of these, the second one in any case will be out, right, then we will not be participating in the rule making in the world outside the WTO, which is the latest trend. आते हैं राजीव सिक्री साहब के पास। इस वक्त हमारे साथी अखिलेश सुमन राष्ट्रपति भवन में मौजूद है, जहां राष्ट्रपति की ओर से एट होम दिया जाने वाला है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक। I think he's outside the Taj Hotel where the business meeting is supposed to take place. And in fact, on your screens right now are Barack Obama, the American president, with the First Lady Michelle Obama walking into Rashtrapati Bhavan. Sorry. जी अखिलेश जी, बताएं कि आप यहाँ मौजूद हैं, वहाँ क्या खबरें हैं, क्या गतिविधियां हैं? देखिए, एक तरीके से यह जो बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा हैं, उनका भारत के नेतृत्व के साथ एक और तरीके से कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप करने का एक अवसर मिला है और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें इस बात के लिए आमंत्रित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पिछले 2 दिनों से जो राष्ट्रपति बराक ओबामा यहाँ आए हैं, तो लगातार कोशिशें ये की जा रही हैं कि भारत के नेतृत्व से, भारत की क्षमता से, भारत के तमाम तरह के जो मेधा शक्ति है उससे उनको अवगत कराया जाए और इसी की एक कड़ी के रूप में राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा वहाँ पहुंची हैं। लेकिन जो पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, उस पूरे दृश्य के पीछे एक और बात है कि भारत और अमेरिका जो काफी दिन से एक दूसरे पर संदेह और शक शुबे की निगाह से देख रहे थे। Akhilesh, I'll interrupt you. I'm sorry, I'll interrupt you for a minute right now because we're getting live pictures from Rashtrapati Bhavan. There you can see on your screen right now. The charcha still continues between Prime Minister Narendra Modi and US President Barack Obama. A whole host of dignitaries present. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh also present at the. जी, ये एक अद्भुत नज़ारा इस वक्त नज़र आ रहा है क्योंकि मनमोहन सिंह साहब से बराक ओबामा साहब की कोई मुलाकात तय नहीं थी शायद, और ये एक मौका है कि राष्ट्रपति के एट होम के इस अवसर पर दोनों नेता मुलाकात कर पाएंगे। शायद राष्ट्रपति महामहिम के आने का संकेत हो रहा है और सभी गणमान्य नागरिक उनके स्वागत में खड़े हो गए हैं।
the involvement of the President of India in. Right, so those are live pictures from Rashtrapati Bhavan at the President's at home. But a lot of symbolism, Bharat sir, in this entire trip. We've seen a lot of pomp and show, and as you can see, I mean, a lot of events have been happening. But these are also very important in terms of strengthening ties, getting closer together, aren't they? Why shouldn't there be pomp and show when world's two great democracies come together? There should be a pomp and show. It's something to be celebrated. This relationship should have been a closer relationship much earlier. Now it's becoming close, and it's happening with pomp and show, and it's happening on the day when we celebrate our secular, democratic, inclusive constitution. The same qualities that define America as a democracy. So I'm all for this pomp and show and all for celebration of the Indian Republic in this manner and the values it upholds. All right, Ambassador Sikri, a quick question. As far as India is concerned, I mean, the fact that India has often been called just about to reach there, a nation that is almost there. Have we arrived on the global stage in the true sense? Are we an equal at with America at the table? No, certainly we're not an equal to America, but Prime Minister Modi is certainly doing his best to make sure that we are an independent player in the world and we get there. And the important thing is that the US President has stated very clearly that a strong India is in America's interest. Now that is critical. So if we can get American help in our rise, nothing wrong with it. Also, I think at a time when there is so much uncertainty around the world, whether in terms of the structure of societies, how to handle multicultural societies, there's dictatorships. Here we have shared values of democracy, of open societies, of the rights of the individual. These are things to celebrate. So that suspicion that often used to be there, a little bit of guardedness that used to be there in that relationship, you think now that it's Barack and Modi and well, I think there, that please look at the fact that Pakistan is not mentioned except in relation to terrorism. So that factor which held us back is no longer there. Earlier, the United States was viewing India from a South Asian regional perspective. Today, they are viewing us from a global perspective and an Asian perspective. That is the big change. And Mr. Modi has shown that he is going to play the global game. So while we are having close relations with the United States, we've also reaffirmed our close ties with Russia. We had a very important and good visit of the Chinese president. Japan was important, Australia. So we are not saying that the United States is the only power, but obviously it's the largest, the strongest power in the world. So to have a good relationship with the United States is in India's interest. So when there is this coincidence of interest, then it works. Yes, Professor Mahawar. I've been talking about the symbol and the substance for last 2 days. I would add that there is something called signaling. I think this particular summit has some kind of signaling to the neighborhood, particularly Pakistan and China. That Barack Obama made it a country-specific trip to India, not going to Pakistan. He did the same thing in 2010
is a clear indication where exactly the American stakes lie. And as far as China is concerned, China has been coming out with a series of proposals, one after the other, including the new Silk Route, new 21st century maritime Silk Route. If you carefully read the joint statement, there are indications without making it too open that India and the US together will work towards connectivity between South Asia and Southeast Asia, South Asia and Central Asia. This is in a way signaling to China. Number two, there is a mention about EAS, in a way again signaling to China, because China apparently is trying to remove the American hegemony from the Asia Pacific and have its own. Now, India has accepted the US as an existential power in Asia, but China's ambition to become more assertive power in Asia, obviously it is not in India's interest. That is why the vision statement even on Asia Pacific and the kind of mention we have in the joint statement is very clear indication that we are signaling to China and Pakistan that we don't intend to contain you to two countries, but both of you have to be a stakeholder in the peace and stability in Asia. जी, चिंतामणि महापात्र साहब, आपने बात की चीन की, पाकिस्तान का भी जिक्र किया। मेरे सामने कुछ खबरें हैं जो चीनी और पाकिस्तानी मीडिया में आई हैं इस दौरे के बारे में, और चीनी मीडिया एक तरह से उसको काफ़ी डाउन प्ले कर रहा है और कह रहा है कि ये जो दोस्ती बन रही है भारत और अमेरिका के बीच में, ये सतही है, और ये कहा है कि वो एक तरह से चेतावनी भी दी है कि पश्चिम के बिछाए हुए जाल में भारत न फंसे। क्या कहना चाहेंगे आप? चीन का ऐसे एटीट्यूड और इस टाइप का स्टेटमेंट हम पहले भी देख चुके हैं। अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी एक जॉइंट स्टेटमेंट में चीन के खिलाफ ऐसा कुछ लिखा जाए तो चीन इमीडिएटली ओवर रिएक्ट करता है। जैसे साउथ चाइना सी के बारे में अगर जॉइंट स्टेटमेंट मेंशन किया गया, चीन चाहता है कि जो 6 कंट्री हैं और उनके साथ जो सॉवरेनिटी इशू लेके डिस्प्यूट है, चीन अलग अलग से बातचीत करेगा, मगर पूरा दुनिया चाहता है कि साउथ चाइना सी ना चीन का है ना कोई देश का है, ये बिल्कुल विश्व का है। ये इसीलिए एक मल्टीलैटरल अप्रोच लेना चाहिए। तो चीन में थोड़ा चिढ़ गया है। और इस तरह पाकिस्तान का आर्मी चीफ अभी चीन में है, तो बराक ओबामा इंडिया आते हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ चीन जाते हैं और वही अपना दोस्ती के बारे में जो दोहराते हैं। लगता है कि उन्होंने इंडो यूएस रिलेशनशिप को अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया है। भारत ने काफी सारे सिग्नलिंग किया है कि भारत एक ऐसा देश नहीं है जो कि अमेरिका के साथ अलायंस बनाएगा। भारत पर्टिकुलरली हमारे प्रधानमंत्री मोदी का जो पॉलिसी है वो मल्टी अलाइनमेंट में कहूँगा। और ये भी कारण हो सकता है कि वो इससे परेशान हो रहे हों और इसलिए वो इस तरह की हताशा में भी बात कर रहे हों। वो अपना नाराजगी दिखा रहे हैं क्योंकि वो नासमझ हैं। जी, प्रधानमंत्री ने पहले शी जिनपिंग से मिले, एक बार नहीं 2 बार, उसके बाद बराक ओबामा से मिले, मार्च में दोबारा चाइना जाएंगे। तो इसलिए जो भी इंडो यूएस रिलेशनशिप हो रहा है वो चाइना के खिलाफ नहीं है, मगर उनका मिसरीडिंग है। आप हैं हमारे साथ इस वक्त, हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज होटल से, जहां सीईओज की एक कॉन्क्लेव होने वाली है। अखिलेश, क्या एजेंडा है इस कॉन्क्लेव का ताज में? देखिए 5:30 बजे सीईओज समिट होगा और उसके बाद 6:40 में इंडिया यूएस बिजनेस समिट होगा। भारत और अमेरिका के बीच में पिछले तकरीबन 20 सालों से आर्थिक सहयोग, व्यापारिक सहयोग की बात चल रही है, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण बातें आगे नहीं बढ़ती हैं। कल खुद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि $100 बिलियन मात्र हमारा ट्रेड है और 2025 तक इसे $500 बिलियन तक लेकर है। तो इसमें जो एक टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया का, उसमें बाधा वो बताते हैं, अमेरिका शिकायत करता है। भारत की शिकायत यह है कि वो हमसे इतनी ज्यादा सहूलियतें मांग रहे हैं, इतनी ज्यादा शर्तें लगा रहे हैं, जो शर्तें उन्होंने चीन पर नहीं लगाई है, जो जापान ने एक समय चीन पर नहीं लगाई। तो अगर भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती बढ़नी है, हर तरह की दोस्ती बढ़नी है, दोनों दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, उनके बीच अगर सहयोग करना है तो ये जो मुद्दे हैं, ये विवाद के जो मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उन मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए। इसीलिए तकरीबन 17 सीईओ भारत के हैं और 17 सीईओ अमेरिका के हैं, और साइरस मिस्त्री यहाँ के जो टाटा के एक चेयरमैन हैं वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और अमेरिका की तरफ से भी अध्यक्षता हो रही है। तो इस तरीके से कहें तो कि दोनों देशों के बीच में जब बातचीत इस दिशा तक, इस सीमा तक आगे बढ़ रही है, तो खासतौर पे जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसमें जो बाधाएं आ रही थी, वीजा के मामले पे जो बाधाएं आ रही
रही थी। अमेरिका कहता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इंडिया का कहना है कि अमेरिका से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट की शर्तें शिथिल होनी चाहिए। तो ये जो एक महत्वपूर्ण मामला है। उसके बाद मामला है कि हमारा जो सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं अमेरिका में और वो पैसे लौटाए नहीं जा रहे हैं। भारतीयों के पैसे बिलियंस डॉलर में पड़े हुए हैं। उसके अलावा वीजा का मामला है। जो भारत के लोग वहां काम करने जाते हैं उनके वीजा में कठिनाइयां होती है, उनको उस तरीके से सहूलियतें नहीं मिलती जो अन्य देशों को मिलती है। तो ये दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को सुगम बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। और भारत इसकी लगातार मांग करता रहा है कि अमेरिका भारत में जो हमारा जो लेबर फोर्स है, हमारा जो स्किल्ड लेबर है, उस स्किल्ड लेबर को फ्री मूवमेंट करने की इजाजत दे, जिस पर अमेरिका अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच में कल इन सारे मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन आज जो व्यवहारिक तौर पे जिन लोगों को व्यापार करना है भारत और अमेरिका के, उन दोनों के बीच वे अपनी अपनी समस्याएं रखेंगे और ये इसके बाद दोनों सरकारों के जो प्रमुख हैं उन उसके आलोक में अपनी अपनी सरकारों, अपनी अपनी ब्यूरोक्रेसी को एक तरह का निर्देश देंगे ताकि उन दोनों को बिजनेस करने में सहूलियत हो। जी, हम आएंगे आपके पास। फिलहाल है कि अगर अमेरिका यह कह रहा है, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। भरत भूषण साहब, जो ये आर्थिक पक्ष है भारत अमेरिकी संबंधों का और खास करके टैक्सेशन जिसका जिक्र अभी अखिलेश कर रहे थे, ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है और अमेरिका को भी काफ़ी सारी शिकायतें हैं भारत से। हालांकि कल ही हमारे जो वाणिज्य सचिव हैं अमिताभ, उन्होंने कहा था कि उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो ये कॉन्क्लेव होने वाली है, जो समिट होने वाली है सीईओज की, इसमें किस तरह का आप माहौल बनता हुआ देख रहे हैं? मैं तो पॉजिटिव माहौल बनता हुआ देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमें करनी है उसमें क्या इश्यूज हैं अमेरिका के, क्या चीज़ वो चाहते हैं जो उसमें शामिल की जाए। क्योंकि जनरली तो ये कहा गया है कि सब इसको हम आगे बढ़ाएंगे ये देखते हुए कि भारत जो है एक बिल्कुल उदारवादी मार्केट बनाए जिसमें बाहर के लोग आके बिजनेस कर सके और उसकी पॉलिसीज प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज हो, अनसर्टेनिटी ना हो। ऐसा ना हो कि लोग इन्वेस्टमेंट करें और कल को वो इन्वेस्टमेंट गायब हो जाए। जैसे कि आपने 2G केस में देखा, विदेशी कंपनियां आई, उन्होंने इन्वेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सारे लाइसेंसेस कैंसिल हो गए। तो वो अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बनता है। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इस बात की गारंटी दे कि स्टेबल पॉलिसी हो, इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। पर स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं वो डिस्कस करेंगे। जहां तक आप टैक्सेशन की बात करें वो अलग इशू है। वो इशू ये है कि भारत के जो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, टेकीज हैं जो अमेरिका में काम करते हैं, उनके तनख्वाह में से हर महीने सोशल सिक्योरिटी के लिए करीब 6.5% घटा दिया जाता है। मेडिकेयर में 1.45 या 48% घटा लिया जाता है और वो उनको वापस तभी मिलेगा अगर वो 10 साल तक अमेरिका में ये पैसा जमा कराते रहे और 10 साल बाद मान लीजिए उन्हें सोशल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, तब वो उस फंड में से पैसा ले सकते हैं या रिटायर होकर अमेरिका में रह जाए तब उनको वो सोशल सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन अधिकतर भारतीय 10 साल तक भी नहीं रहते, वापस आ जाते हैं। रिटायर होने की बात तो दूर रही, तो उनका वो पैसा अमेरिकन खजाने में जमा हो जाता है और बेकार चला जाता है। एक एस्टिमेट ये है कि 1 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर तक हर साल ये पैसा वहां जमा होता है और भारतीयों को नहीं मिलता। तो इसके ऊपर भारत एक एग्रीमेंट चाहता है कि ये पैसा इन लोगों को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो वापस मिले किसी तरह से। और इस पे भी ये हुआ है कि इस पे बातचीत होगी, क्या एलिमेंट्स है जिनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, ये बात भी आगे बढ़ेगी इस जो ये सीईओज की मीटिंग होगी। राजेश सीकरी साहब, आपको शायद जाना है, लेकिन उससे पहले कि आप जाएं, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो भारत अमेरिकी रिश्तों की एक नई इबारत कल से आज तक लिखी गई है, इसके आगे किस रूप में बढ़ने की आप संभावनाएं देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर है बराक ओबामा साहब के साथ जो केमिस्ट्री बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो शायद बहुत ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। इस साल के अंत तक उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। नहीं, अभी तो 2 साल पड़े हैं, 2 साल करीब पड़े हैं। देखिए, ये तय हुआ है कि इनकी मुलाकातें और ज़्यादा होंगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगी। फिर हॉटलाइन इस्टेब्लिश की है और पिछले 4-5 महीनों में उन्होंने ये साबित कर लिया है कि जिस बात पर हमने कोई समझौता हुआ है उसको अमल करने में हम ढील नहीं करेंगे। तो ये अब देखना होगा कि आगे बहुत सारी बातें हैं जो कि करने वाली हैं, तो कितनी जल्दी उन पर हम अमल करेंगे, आगे किस तरह बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूं कि अगर दोनों
नेताओं की ये अच्छा इरादा है तो कुछ ना कुछ आगे होगा। इस साल भी हो सकता है प्रधानमंत्री उधर वहाँ जाए तो तब अगले 8-9 महीने में कुछ और हो जाए। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल बार बार जिस चीज़ को अंडरलाइन किया कि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ, बहुत अच्छे संबंध बन गए हैं, बहुत हम हंसी मजाक भी कर लेते हैं और किसी भी वक्त फ़ोन पर बात कर लेते हैं, तो इसका लाभ इस दोस्ती को मिलने वाला है। देखिए, पर्सनल इक्वेशन, पर्सनल केमिस्ट्री एक हद तक ठीक होती है, पर जब तक म्यूचुअल इंटरेस्ट ना हो तो कुछ नहीं आगे बढ़ेगा। अभी म्यूचुअल इंटरेस्ट है, तो अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट रहेगा तो पर्सनल केमिस्ट्री इसका फायदा मिलेगा। केवल पर्सनल केमिस्ट्री से आगे नहीं बढ़ सकते। जी, आप कुछ कहना चाहें? मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। आपको याद होगा जब स्ट्रोक टैलबर्ट से एम्बेसडर सीकरी जब बातचीत चल रही थी जसवंत सिंह जी की विदेश मंत्रालय की, स्ट्रोक टैलबर्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे जसवंत सिंह ने मिले और कहने लगे, आई एम सॉरी माय फ्रेंड, आई कुड नॉट डिलीवर इंडिया ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। दोस्ती बहुत बढ़िया थी, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट नहीं था। एनपीटी जाए तो न्यूक्लियर पावर बन के जाए, नहीं तो जाने का मतलब नहीं है। तो दोस्ती थी, पर जैसे कि एम्बेसडर सीकरी ने कहा, जब तक आपके नेशनल इंटरेस्ट मैच नहीं करते, उनमें कॉमनैलिटी नहीं है, बात आगे नहीं बढ़ सकती और अब बढ़ेगी क्योंकि है। Right, Bharat sir, we also want to just have a quick word as far as the economic goals are concerned. I mean, they're targeting a 5-fold increase. I mean, that was already decided in September. And how real are these figures? How soon can we see growth? And is it only about viewing India as a market for American companies, for American goods? Do Indian companies also get to do more business in the US? Obviously, American companies will do more business, but we also need to do more business with them. You know, agriculture has been identified as one area. The services sector is another area. So, to say how realistic it is you know, it's difficult to say that it's not realistic. Once the business atmosphere improves, once American companies feel that the correct atmosphere exists in India for investment, for trade will happen. Who had thought that our trade with China would increase the way it has increased, 5 years ago? But it has. So I think it will happen with the US too. चिंतामणि साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो भी चर्चा हो रही है भरत भूषण साहब से और राजीव सीकरी साहब से कि भारत अमरीकी रिश्तों की एक नई इबारत जो कल से आज तक दिल्ली में लिखी गई, इसका क्या भविष्य आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल, भविष्य बहुत बहुत सुंदर, साफ और क्लियर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो एक ड्रीम है कि भारत $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, वो कब बनेगा काफ़ी टाइम लगेगा, मगर वो ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम वाणिज्य और निवेश की बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कई सालों से इंडिया का अमेरिका के साथ जो वाणिज्य है उसमें ट्रेड सरप्लस है। हम अमेरिका को ज़्यादा बेचते हैं और कम खरीदते हैं। और इंडियन कंपनी का जो निवेश है अमेरिका में 2000 और 2013 के बीच 30 गुना ज़्यादा हो चुका है। 2000 में इंडियन इन्वेस्टमेंट अमेरिका में सिर्फ $300 बिलियन था। 2013 में इंडियन इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका $9 बिलियन हो गया। और इंडिया का कई सारे कंपनियां हैं जो कि अमेरिका में थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएशन कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से दोनों देश चाहते हैं कि परस्पर जो वाणिज्य चल रहा है वो 5 गुना बढ़ जाए, उसमें मुझे लगता है कि ये जो ड्रीम देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, उसको साकार करने के लिए कोशिश जारी है। और ऐसा कोई 2 देश नहीं है दुनिया में जिसमें वाणिज्य को लेके, निवेश को लेके ऐसे खिटपिट या मतभेद नहीं है, चाहे वो अमेरिका कनाडा हो या अमेरिका यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका चाइना हो। तो भारत और अमेरिका के बीच जो 2-3 मुद्दे पे मतभेद है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, और जितने भी जो मतभेद है उसको सुलझाने के लिए ऐसे मीटिंग होते हैं, ऐसे समिट मीटिंग होते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में संबंध काफ़ी गहरे होंगे। जी, हमारे साथ इस बीच एक और ख़ास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, एम्बेसडर चिन्मय गिरी खान साहब। बहुत बहुत स्वागत है चिन्मय गिरी खान साहब आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल से आज तक जो भारत अमेरिकी रिश्तों में एक नया आयाम हम देख रहे हैं, और कहा गया है कि जॉइंट स्टेटमेंट आने के बाद एक लंबा चौड़ा एजेंडा दोनों देशों के बीच आया है, जिसमें रक्षा क्षेत्र से लेकर के व्यापार और न्यूक्लियर लायबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं। किस रूप में देख रहे हैं आप इस जॉइंट स्टेटमेंट को? जॉइंट स्टेटमेंट्स वाकई में
बहुत रिच है और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे विषय उसमें डाले जाएंगे और टू बी क्वाइट फ्रैंक आई थिंक द रिजल्ट्स हैव एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशंस। आई वाज अ बिट स्केप्टिकल कि भाई इतना सारा तो नहीं हो सकता है, लेकिन जितना होना था उससे भी ज़्यादा ही हुआ है। जी, अभी हम बात कर रहे थे भरत भूषण साहब से कि इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट हमने पहली बार देखा है। खैर वो तो मुझे नहीं मालूम कि पहली बार देखे हैं, लेकिन ये इतना जितना लंबा नहीं है इतना कि जितना कंटेंट उसमें बहुत रिच है, तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग है। तो मैं यही कहूँगा कि द विजिट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। Certainly I think beyond what most people who were involved in the visit might have even expected. And I think, as Mr. Modi said, Prime Minister said, that the chemistry between the two, that it is not a question of commas and full stops, but a chemistry between the two. So I think it has helped a lot, and I think I would certainly call this visit a very successful visit. All right, talking about trade once again, because in just a few, in just about an hour and a half from now, that important meeting with the CEOs of companies, of various big fortune companies, will be happening. Barack Obama, the President of the United States, in your screens right now, is at Rashtrapati Bhavan. There you can see President Pranab Mukherjee also moving towards him. Ambassador Khara Khan, as far as trade is concerned, we've been talking a little bit about that. And in terms of trade, there has been a little bit of a roadblock often in terms of how American companies view India. Bharat sir just mentioned about taxation, about the fact that there were concerns earlier. And kudos to Prime Minister Narendra Modi. I mean, it seems that personal chemistry, worked quite well to ease out a lot of differences. Well, I think personal chemistry can work only up to a point. And no interstate relations can be built entirely on chemistry between the two leaders. It can help a lot, like it did with Mr. George Bush and Dr. Manmohan Singh. So similarly here also, I think the chemistry here seems to be even better. So I think it can help a lot. That depends on the political will, but not only political will of the leaders, but also because they have to make calculations back home, right, how much their constituents will support them. And so they since they have been in this game for some time, their mental calculator works immediately. So that this I can sell to my people, this I cannot sell to my people. So that way I think it can work, but you have to be very pragmatic about this thing. Right. And Indians tend to be somewhat sentimental. And Obama, now you will see in the media and also people, Obama is the greatest friend of our country, etc. Which is not the case. I mean, Obama is the greatest friend of United States. Like Mr. Modi is the greatest friend of India. So two greatest friends will work together and see how things work out. But I don't personally think that the trade can reach level of $500 billion in another 4 to 5 years. But there is no harm in pegging our expectations high. Yeah. Okay, if instead of 500, even if it is 300, it's a huge progress from 100. Of course, let us not forget that much of it is against us. The trade balance is against India, but that doesn't matter. Like China also, it is against us. So that should not be such a big, important issue. All right, the importance of Make in India is also something, Bharat, I wanted to talk about because it's high on the Prime Minister's priority list. And the meetings that happen now with the business leaders would be really focused on making Make in India happen. Well, Americans believe that Make in India is all right as a slogan, but India follows protectionist policies. That's what they believe. They also follow protectionist policies. So what the Americans try and do is price open markets first using WTO. When WTO agreements don't work, they use bilateral pressure. We've seen 301 investigations being run by the US trade representative against India. We've seen their demand that India not put a requirement of domestic content in renewable technologies. We've seen the pharmaceutical companies saying that you must protect intellectual property rights.
Now, Government of India in the area of intellectual property rights follows is in conformity with the WTO when it asked Bayer and Novartis to give compulsory license for cancer and leukemia drugs. So what I'm saying is they choose their playing field according to their advantage. We have to hold on to our interests and follow the rules that we want to follow, and we follow WTO. So I'm not saying there's a complete meeting of minds just now. Yeah. There would be headbutting, as somebody put yesterday, between Indian businessmen and American businessmen on how to move forward. All right. May I add one Yeah, sure. comment here that, see, on these matters, trade, investment, etc., we have to be really tough in the sense that we should not worry कि उनको बुरा लगेगा, ये होगा, कैसा लगेगा. Because even the United States and England or Europe, they go against each other, they file complaints against each other in WTO. So where money matters are concerned, you have to be absolutely straightforward and blunt. All right, Professor Mahapatra, I mean, I'm just taking off from what Bharat sir was mentioning about the fact that the guardedness is still there, and should India not get overly exuberant with this particular visit, should we just take a step back and say, all right, let's see what actually finally comes out? I mean, it's come out in 10 pages, but then there is a lot more that can happen as far as trade is also concerned. When the two leaders met, discussed many things and came out with a joint statement, I would say this is basically facilitation. The real business is going to be done by the companies. The governments can only help. So I would say this is a good beginning. Let's see what's going to happen now when they talk to the CEOs. After all, when our Prime Minister went to the United States and spoke one-on-one with many CEOs, one of the outcome came in a report by the US-India Business Council. It says that fine, Prime Minister Modi was able to persuade the Japanese Prime Minister to invest $35 billion in India. Well, he even persuaded Xi Jinping, the Chinese president, to announce an investment of $20 billion. But if you put all the CEOs dialogue and then the potential amount of American investment in India is to the tune of $41 billion. Now this is all big talk, big ambition, but one has to work towards it. And that is what is going to happen when they are now dialoguing with the CEOs. And then finally they will come down to the nitty-gritty details. It takes a longer time. We should not expect outcome in a day or two. All right, but very quickly, because it's linked to trade, given the fact that it has so much presence in the joint statement, is clean energy, and that is an area that both countries are really looking to foster even economic ties in a sense over there. Absolutely, and the US has said that it will help India reach its goal of 110 gigawatts of solar power by 2022. Now the question is, how would it help? That clean energy technology, if US is really serious about reducing carbon emissions, should be IPR free. There should be an ease of doing business there and importing that technology. So let's see whether that happens. But there is a commitment. 110 gigawatts of solar power is not a small amount. And I think to get there, we need the latest technology, cutting edge solar technology. And there we need help. So that is clean energy goals, one of the ways of meeting the clean energy goals. जी, चिन्मय अगर खान साहब, एक और मुद्दा है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का मामला है. पिछली बार जब बराक ओबामा साहब आए थे तो ये बात काफ़ी प्रमुखता से आई थी, उठी थी, और उस वक्त उन्होंने वायदा भी किया था कि वो इसके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन कोई ख़ास प्रगति नहीं हो पाई और इस बार उसकी कोई चर्चा ही नहीं है. क्या कारण? पिछली बार जो उन्होंने कहा था और अगली बार उन्होंने कहा वो बिल्कुल एक ही है, यानी उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं है, उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं है. पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था कि इन रिफॉर्म्ड सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड स्टेट्स विल सपोर्ट इंडियाज क्लेम. इस बार भी उन्होंने एग्जैक्टली सेम वर्ड्स यूज़ किए हैं. उसको मैं ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा हूँ. मैं नहीं समझता कि this is a very strong commitment to our claim for permanent seat. अगर वो ये कहते कि India deserves to be a permanent member and United States will work for it, will work to bring about a reform of the Security Council, then I would say it is a big progress, it is a categorical commitment. तो यहाँ जब कहते हैं कि in a reformed security council, तो जब reform होगा security council का, तब हम India के claim को support करेंगे. अब कब होगा कि भी नहीं, ये तो वो कुछ कह नहीं रहे हैं. तो और अगर हमने
उसके ऊपर चर्चा नहीं की इस वक्त। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा नहीं उठाया तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमें अपने आप को सम्मान रखना है, स्वाभिमान रखना है। और ये चीज़ कई बार हम अमेरिका से डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार क्या ये बात दोहराना है जी। तो अगर प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं उठाई, मैं समझता हूँ ये अच्छा किया उन्होंने। जी, भरत भूषण साहब, आप क्या करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बात नहीं उठाई। भारत को और हम भारतीयों को ये भी सोचना चाहिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके हम करेंगे क्या, हमारा क्या एजेंडा है, अपने रीजन को क्या हम स्टेबल बना पाए हैं। आप यहाँ की नेचुरल लीडरशिप पहले लीजिए और फिर दुनिया आपको अपने आप सम्मान देगी। साहब, हम एक लंबे समय से ये बात कहते आ रहे हैं, जब भी कोई विदेशी अतिथि आता है ये प्रमुख एजेंडा होता है। पिछली यात्रा में बहुत प्रमुखता के साथ उठा था। ये तो हमारी मानसिक गरीबी है कि जहां भी हमारे नेता जाते हैं, हम चाहते हैं वो देश कहे कि आप बहुत बढ़िया हैं, आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए। कई बार मैं कई प्रधानमंत्रियों के साथ गया हूँ, छोटे से छोटे मुल्क में चले जाए, खबर यही बनती थी कि फला देश हमको बनाना चाहता है यूएनएससी का मेंबर। Interrupt you for a moment. National anthems. That concludes the President's at-home function for the Chief Guest of the Republic Day Parade. The US President Barack Obama will now be heading to the Taj Hotel in the national capital to address and meet CEOs of Fortune 500 companies. Also, there will be, along with Prime Minister Narendra Modi, he'll be addressing an Indo-US business summit. So a lot more to come out as far as trade is concerned. So that we'll be discussing through the day, through the evening now, once those statements come out. But Professor Mahapatra, very quickly, as far as the Security Council issue goes, has it become an issue that's been sidelined by other, perhaps more pressing business in terms of trade or in terms of getting perhaps the nuclear deal through, and that is not such a strategic concern for India? My take is slightly different. I would say that Security Council is the elite club of the world. And even at the symbolic level, it matters to be a member of that elite club. There was a time when China was not represented, Taiwan was represented. China worked towards it in a very many ways and it got in. Now, if India can become, well and good. But it is not going to be an easy thing. It doesn't depend only on one country like the United States. Every member country has a vote there, so, and it's a very complex process. It's not going to start very soon. What is more important than Security Council is, in the joint statement it is written there, again for the second time, President Barack Obama has said that he would work towards making India as soon as possible member of the non-proliferation regimes like MTCR and NSG and Wassenaar Agreement and Australia Group. Another important element there which India has been trying, even China has been trying to increase its voting share in the IMF. Now it is not being talked about, but to my utter surprise it is part of the joint statement that even when they are going to reform a little bit on the IMF, the voice of India would be heard, even the voting rights will be enhanced, and that is good news. This is the beginning. It takes time, but the beginning is certainly welcome. Yeah, go ahead, Bharat. Professor Mahapatra is contrasting UNSC membership with membership of the Nuclear Suppliers Group, the Wassenaar Agreement, the Australia Group, and the Missile Technology Control Regime. There the joint statement says that US and India will work towards membership, and that US supports India's membership of all four regimes. Now, that is an old American position. It's a reiteration of an old position. He hasn't said that's for Security Council, the United States will work. That's an old position. Alright, so if there's so many old positions, I mean, how much of this is new? Bharat sir, I mean, you've been observing these. A lot of it is new, and often it is good to reiterate existing positions so that we know where we stand. So these are not bad things because they are repetitions. They're good things, and a lot of it is new. A lot of other things, new things have been added. भूषण साहब, जो एक चीज़ आई है ये न्यूक्लियर एजेंडे में, वो ये है कि जो हमारा ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाली दो अमेरिकी कंपनियां जो वेस्टिंगहाउस, तोशिबा और जनरल इलेक्ट्रिक, इसके साथ मिलकर के काम करेंगे। लेकिन क्या
इसकी मॉडलिटीज तय हो गई हैं, क्योंकि इसको भी लेकर के विवाद था। कॉन्टेक्स्ट तय हो गया। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो लाइबिलिटी सप्लायर की जो लाइबिलिटी थी, अब भारत ने प्रपोज किया है कि 1500 करोड़ का एक इंश्योरेंस पूल बनेगा, जिसमें 750 करोड़ 4 इंश्योरेंस कंपनीज डालेंगी और 750 करोड़ भारत सरकार डालेगी। और जो भी अगर कभी मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो उसका जो मुआवजा देना होगा वो इस इंश्योरेंस पूल से दिया जाएगा। तो और दूसरा जो एक सेक्शन है, सेक्शन 46 जो न्यूक्लियर लायबिलिटी डैमेजेस एक्ट का है, उसमें है कि ऑपरेटर को सू कर सकते हैं लोग, जो उनको हानि हुई है, जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का। उसमें ये क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर तो भारत में एक ही है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो सारे केसेस क्या इनके खिलाफ होंगे, वो समझ में नहीं आया। और जहां तक इन दो कंपनियों का सवाल है, जीई जनरल इलेक्ट्रिक हिटाची एक 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिक का प्लांट आंध्र प्रदेश में सेट करने वाली है, बनाने वाली है, और वेस्टिंग हाउस बनाने वाली है मीठी वर्दी गुजरात में 1100 मेगावाट इलेक्ट्रिक का। अब जहां तक इन कंपनियों का सवाल है, इन कंपनियों को देखना पड़ेगा कि क्या इनको पूरी चीज समझ में आ गई है, क्या अब उनकी लायबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो सुनने में यह आया है कि भारत के अटॉर्नी जनरल एक मेमोरेंडम देंगे अमेरिका को, जिसमें ये सब एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद प्राइस नेगोशिएशन शुरू होगी कि कीमत कितनी है उस प्लांट की, उससे जो बिजली बनेगी उसकी क्या कीमत होगी, उसको कितनी कीमत में बेचा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी। तो ये लंबी प्रोसेस है ये। और इसमें एक और चीज जो है वो ये कि क्या अमेरिका से ही रिएक्टर खरीदना जरूरी होगा या हम दूसरे देशों में भी जा सकते हैं? कहीं से खरीद सकते हैं। प्राइस नेगोशिएशन में अगर भारत को पसंद नहीं आता है कि ये नहीं हो सकता है, तो आप और जगह भी देख सकते हैं। आप फ्रांस से भी बातचीत आपकी चालू है, आप रशिया से भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये रास्ता अमेरिकी कंपनियों के लिए साफ किया गया है, पहले 2 रिएक्टर शायद इन्हीं कंपनियों को जाएंगे और प्राइस नेगोशिएशन के बाद जाएंगे। क्योंकि अमेरिका ने ये रास्ता हमारे लिए खोला है, सब देशों के लिए। तो इसलिए प्रीवियस गवर्नमेंट का ये कमिटमेंट था अमेरिका को कि हम आपको 10,000 मेगावाट तक का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो ये आश्वासन जो लिखित में दिया गया था वो देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग अच्छे लोग हुए तो हमको लगा कि भाई उन्होंने हमारे इतने किया है तो इतना हम उनके लिए कर सकते हैं, तो हमने वो उनको वचन दे दिया। अब जैसे कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी इस वचन को निभाना चाहते हैं, हम कहते हैं प्राण जाए बरु वचन न जाए, तो ये वचन हमने दिया है, उसको निभाने के लिए इतनी सारी कोशिशें की गई है पिछले। लेकिन वचन के लिए हमें अपने हितों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हमें दूसरी जगह से सस्ता मिल रहा है तो उसकी भी कोशिश होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल बाबत में ये भाईचारा नहीं चलेगा उसमें तो, लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी बढ़िया है तो अमेरिका से अगर हम ले सकते हैं प्राइस नेगोशिएशन वगैरह, जैसे उन्होंने कहा इसे डाउन द लाइन कुछ 1, 2, 3 साल तो लगेंगे बातचीत में ही। वो हमारे कॉर्पोरेट्स, इंडियन कॉर्पोरेट्स ऑल्सो डू नॉट सीम टू बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। सेक्शन 46 की जो बात हुई, अगर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इट्स एन ओपन क्वेश्चन, पीपल कैन चैलेंज, कैन गो टू द कोर्ट, our law, civil law must apply to this because section 46 is very clear. Yeah. So I hope that this won't create further difficulties, but it could. चिंतामणि पात्र साहब, आप क्या सोचते हैं इस समझौते के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत स्पष्ट नक्शा हमारे सामने आया नहीं है? मेरा सोच थोड़ा सा अलग है इस मुद्दे पर भी जी। जहां तक समझौता हुआ है और रिपोर्ट में आया है, यह बहुत खुशखबरी इसलिए है कि अमेरिका के साथ अगर इसी विषय पे समझौता हो जाए, भारत को अन्य देशों के साथ भी बिजनेस करना, न्यूक्लियर बिजनेस करना आसान हो जाएगा। न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नहीं है। रशिया सिर्फ डिफरेंस ये है कि अमेरिका में प्राइवेट कंपनी है, रशिया में सरकारी कंपनी है, तो इसलिए रशिया के साथ डील बनाना थोड़ा सा इजी रहा है। मगर रशिया, फ्रांस सारे वही मुद्दे बार बार उठाएंगे अबाउट द लायबिलिटी। हम तो अब ऑस्ट्रेलिया के पास भी जा रहे हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम ऐसे मुद्दे पे कॉस्ट बेनिफिट की एनालिसिस करें, सिर्फ पैसे कॉस्ट नहीं होते, एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होता है, एक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट भी होता है, बहुत सारे डिफरेंट कॉस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ अगर समझौता हो जाए, भारत का न्यूक्लियर बिजनेस के लिए और आसान रहेगा। All right, Kumar, we'll take a very quick break right now. All gentlemen, just please stay with us. We'll just take a very quick break and be right back with lots more.